बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी खबर होगी रावलपिंडी से। इस वक्त रावलपिंडी क्या सोच रहा है, रावलपिंडी के मकीन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो बयानिया एक बनाया गया था और स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खुसूसी इजलास बुलाया गया था और जिसका एक बाकायदा तौर पर सख्त तरीन किस्म का एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था। और उस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि 9 मई के वाक़यात के बारे में जो जो मुलव्विस है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, मनसूबा साज को नहीं छोड़ा जाएगा। और उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान और उनके मरकज़ी रहनुमाओं को इसका मनसूबा साज करार दिया गया था कि 9 मई के मनसूबा साज भी वो हैं, सहूलतकार भी वो हैं और सारी प्लानिंग भी और सब कुछ उसके बारे में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को बताया गया था। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को बताया गया था, ब्रीफ किया गया था कि अहम सबूत और सब कुछ हमारे पास मौजूद है। लेकिन उस सारे के सारे बयानियों को और तमाम तर इत्तलाआत और खबरों को और जो ब्रीफिंग दी गई थी उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। बिल्कुल बहुत बड़ा धचका इस सेंस में कि क्योंकि उसमें जिन लोगों को मास्टरमाइंड करार दे दिया जा रहा था और जो दो खवातीन खास तौर पे दो खवातीन रहनुमाओं को उसका हदफ बनाया जा रहा था। एक थी डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी थी आलिया हमजा मलिक। इन दोनों को और साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, उनको भी जेलों में डाला गया था। और कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई गवाही देने वाला मिल जाए और कोई ऐसा लिंक मिल जाए कि जिससे ये साबित किया जा सके कि कोर कमांडर हाउस वाला जो मामला है वो जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब के साथ। लेकिन जो बदकिस्मती हुई और खुशकिस्मती इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब को तो कर लिया गया था, उठा लिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो भी गिरेबान पकड़ के, और पूरी दुनिया ने देखा और किस तरीके से उनको उठाया गया था और बेतौकीर करने की कोशिश की गई थी और उनको डंडा मारा गया था सर पे। वो तो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। वो तो रहे नज़रबंद और गिरफ्तार और उनके पास तो नहीं था कुछ भी, और उनका तो मोबाइल फ़ोन भी उनके पास नहीं था। और जब उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था तो उसके साथ कैसे जोड़ा जाए। फिर एक ऑडियो लीक की गई और वो ऑडियो लीक थी मुसर्रत जमशेद चीमा की, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब वाली ऑडियो जो थी वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक, और वो इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये सारी की सारी लीकेज के बावजूद कल बीच चौराहे में ये भांडा गया फूट। अब हो गया क्या, इसके बारे में ज़रा आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि मीडिया इस वक्त हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े पावे जिसे कहते हैं, लाहौर के नहीं पावे, पाकिस्तान के पावे जितने भी थे वो सारे के सारे इस वक्त नज़रबंद हैं। हमारा मीडिया भी नज़रबंद है, हमारा मीडिया नज़रबंद है, ज़ुबानबंदी उनको की गई है और वो आते हैं प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में सिर्फ वही कुछ बयान कर सकते हैं जिसकी हुक्म हाकम होता है कि भाई आपने ये बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना, वरना आपकी नौकरी ख़त्म। उसकी रीज़न है। अच्छा, अब ये नौबत क्यों आई है मीडिया पे, ये नौबत क्यों आई पूरे मीडिया पे कि तमाम मालिकान को बुलाया गया और मालिकान को बुला के इंतहाई हद तक अमेज अंदाज में उनको एक हुक्म सुना दिया गया 2-3 मिनट का। 2-3 मिनट के अंदर अंदर हुक्म सादिर किया गया और उसके बाद उन्हें कहा गया खाना खाएं, चाय पिएं और जाएं। ये था स्टाइल। इतनी बेतौकीरी की नौबत क्यों आई? पहले जब शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उस वक्त कोई नहीं बोला और आज तक कोई नहीं बोल रहा। अगर उस वक्त आवाज़ उठाई जाती और मीडिया पर्सनस उठाते, मीडिया हाउसेज उठाते और हमारे सहाफ़ती तंजीमें भरपूर तरीके से उठाती और उस वक्त तक ये आवाज़ उठाई जाती रहती जब तक के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात हो के कातिलों का सुराग न लगाया जाता। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया ने शहीद अरशद शरीफ पे काम कम किया। गैर मुल्की आलमी मालियाती आलमी नशरियाती इदारे जो हैं उन्होंने ज़्यादा काम किया। आलमी मीडिया हाउसेज उन्होंने ज़्यादा काम किया। गैर मुल्की ज़राया अबलाग ने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा मुफस्सल रिपोर्ट्स बनाई। लेकिन पाकिस्तान में उन पे जुबाबंदी थी कि नहीं, इस पे कुछ नहीं बोलना। ये उस वक्त भी अगर उस वक्त मीडिया कंप्रोमाइज़ ना करता तो आज ये नौबत ना आती। फिर उसके बाद अयाज अमीर साहब को पीटा गया, मीडिया खामोश रहा, उनका ये अयाज अमीर साहब का मसला है। उसके बाद समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ,
मीडिया खामोश रहा, मीडिया पर्सन खामोश रहे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को हथकड़ी लगी 70 साल सहाफ़ी को, मीडिया खामोश रहा, उन्होंने कहा जी इनका मसला है। ARY बंद हो गया, सब शादियाने बजाते रहे कि हम तो बच गए। ARY बंद हो गया तो क्या हुआ, अम्माद यूसुफ को उठाया गया, दहशतगर्दी के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए, मीडिया खामोश रहा। और उसके बाद फिर इमरान रियाज खान को एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा उठाया गया, मीडिया खामोश रहा। उसको यूट्यूबर कह के इंसल्ट करने की कोशिश की गई, मीडिया खामोश रहा। उसके बाद बोल टीवी की बारी आई, बोल टीवी के मालिक को उठा लिया गया, मीडिया खामोश रहा, तमाम मीडिया मालिक खुश रहे। और ये करते करते अब इमरान रियाज साहब भी लापता, वो भी नहीं मिल रहे, समी इब्राहिम साहब को दोबारा उठा लिया गया। तो ये सब कुछ होता रहा और मीडिया खामोश रहा। उन्होंने कहा सलमान इकबाल है, शोएब शेख का मसला है, सलमान इकबाल का मसला है, ARY का मसला है, बोल का मसला है, ये 4-5 सहाफ़ियों का मसला है, हमें क्या। तो ये सब कुछ खामोशी इख्तियार, खामोशी होती गई और आप उसी तरीके से बेतौकीर होते गए। और बेतौकीर होते होते अब यहाँ तक आ गया है कि तमाम मीडिया मालिकान को एक अफसर बुलाते हैं और उनकी बेतौकीरी करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप जाएं और जाके अमल दरामद शुरू कर दें, और फिर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो ये अगर उस वक्त अगर रजिस्ट किया जाता, क्योंकि ये आपका आइनी हक है, जमहूरी हक है, कानूनी हक है और अदालती फैसले मौजूद हैं कि आपको काम करने की आज़ादी है, ये हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है रियासत के साथ, उस मुआहदे के तहत हम पे करते हैं, हम टैक्स देते हैं। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री दे रही है। जो अगर बड़े बड़े देखा जाए कि बड़े 5 अगर आप 10 अगर टैक्स गुजार देखें तो उनमें सब के सब टैक्स दे रहे हैं। मुझे पता है शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो कम से कम भी 7-8 लाख रुपए फी महीना टैक्स देते थे, सिर्फ टैक्स देते थे 7-8 लाख रुपए हर महीने। तो ये इतना ही हर सहाफ़ी, हर एंकर जो है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए हर महीने टैक्स देता है। तो लेकिन उसको आइन हक देता है, आइन इजाज़त देता है, लेकिन वो सारी की सारी आज़ादियाँ सल्ब करवा ली और जुबाबंदी और मसलहतों का शिकार रहे। और आज ये हालत है कि आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम ही नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम ही नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ एक ही है कि जनाब क्रश इमरान खान और क्रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप 9 मई के वाक़यात पे नहीं बोल सकते, आपको प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकते। और जहाँ भी कोई भी मेहमान भी इवन आता है, कोई मेहमान बोलने की कोशिश करता है, उसको काट दिया जाता है और उसको वहीं पे कट कर दिया जाता है या फिर आवाज़ दबा दी जाती है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है और जितनी ज़्यादा आवाज़ें दबाई जाती हैं उतना ज़्यादा ही हालात ख़राब होते हैं और घुटन और ज़्यादा होती है। तो बहरहाल ये तो एक मीडिया की तरफ से मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताऊं कि अभी भी आप खामोश रहेंगे तो आप लोगों की नौकरियां बचने वाली नहीं हैं। अगर आप खामोश रहे, अपने हकूक़ की लड़ाई न लड़ी, आला अदलिया से रजू करें, बात करें और उनको बताएं कि हम अपने काम करने में आज़ाद नहीं, आइन हमें इजाज़त देता है, हमको गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, गैर आइनी काम नहीं कर रहे। और अगर आपने रजू ना किया, रजिस्ट ना किया, तो यह यकीन करें कि ये सारी की सारी मीडिया इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मीडिया इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी और आप सब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये बाकायदा किया जाएगा। ये कोई ऐसे नहीं है, जनरल बाजवा साहब वैसे नहीं पूछ रहे थे आपकी तनख्वाह कितनी है, वो तनख्वाहें लेके वैसे नहीं बैठ जाते थे कि हामिद मीर साहब की इतनी तनख्वाह है और फलान की कितनी है और आप 50 लाख ले रहे हैं, आप 40 ले रहे हैं और 25 ले रहे हैं और 30 ले रहे हैं, मुझे सारा पता है। सब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाहें, मालकान को बुला के कहा जाता था कि इनकी तनख्वाहें कम करें, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें देने की क्या ज़रूरत है। तो अब ये सारे का सारा रोल बैक करना है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो एक काम किया था उसको रोल बैक किया जाना है, क्योंकि इस मीडिया ने आके पाकिस्तान के अवाम को शऊर दिया है और अपना एक अहम किरदार अदा किया है पिछले 20 सालों में इस मीडिया ने बहुत अहम काम किया है और अब वो अहम काम जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है और ख़त्म किया जाएगा। तो देखते हैं, आप ज़रा सोए रहें, कबूतर की तरह आंखें बंद किए रखें। ये तो समी इब्राहिम का मसला है, ये इमरान रियाज का मसला है, ये अयाज अमीर का मसला है, ये सिद्दीक जान है, ये तो फलां है, ये ARY है, ये शोएब शेख है, ये बोल टीवी है, करते जाएं और आखिर में आके किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो बहरहाल अभी लूली लंगड़ी हुकूमत है, तो ये हाल है। और अगर इलेक्शन के बाद इन सब की तगड़ी हुकूमत आ गई, जो कि कोशिश की जा रही है कि एक दफ़ा लाग ले आएँ, अगर वो आ गए तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये सोचने की बातें हैं। क्योंकि जुडिशरी को भी अब जागना चाहिए। जुडिशरी को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त दीवार के साथ लगा दिया गया है।
یہ سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور سب اپنی اپنی جگہ پہ خاموش ہیں. آج کل جسٹس قاضی فائز صاحب کی وجہ سے خاموش تھے, آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی وجہ سے خاموش ہیں, آج کہہ رہے ہیں جناب مظہر علی اکمل نقوی صاحب کا مسئلہ ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ جسٹس منیب صاحب کا مسئلہ ہے, چھوڑ دیں جی, جسٹس اعجاز صاحب کا ہے, ہم تو محفوظ ہیں. نہیں, یہ سب کے سب ایک ایک کر کے تمام آنریبل ججز جو ہیں وہ اس کے شکنجے میں لائے جائیں گے اور ان کو بے توقیر کیا جائے گا, خواہ وہ آپ ان کے لیے اچھے ہیں اور خواہ آپ ان کے لیے بہت اچھے ہیں, لیکن یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چلیں گی. اس لیے اعلیٰ عدلیہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لے اور ذرا سوچے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپس میں. یہ جو آپ لوگوں کی لڑائی ہے, جیسے میڈیا تقسیم ہے, اسی طرح جوڈیشری تقسیم ہے, اور یہ سب کچھ ہوگا اور ایک ایک کر کے تمام ججز کو بے توقیر کیا جائے گا. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور آپ لوگ آپس میں متحد نہ ہوئے, متفق نہ ہوئے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے, اس کی پاسبانی کے لیے, تو آپ اسی طریقے سے بے توقیر ہوں گے. اور انتظار کیا جا رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے کا, اس کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اب آتے ہیں 9 مئی کے واقعات. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جسٹس لاہور سے یاسمین راشد صاحبہ کو کر دیا گیا بری ذمہ اور ٹوٹل بری کر دیا گیا, اور وہی ان کی ماسٹر مائنڈ, ان کو یہ تصور کر رہے تھے یہ ماسٹر مائنڈ ہیں اور یہی سب کچھ کر رہی تھیں, یہی ریلی کی قیادت کر رہی تھیں, اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا, ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. ان کو قید کر کے دیکھ لیا اور جیل میں ڈال کے دیکھ لیا, ان کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود, تو وہی بری ہو گئیں. اور پیچھے رہ کیا گیا ہے, کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ تھیں, وہ ماسٹر پلیئر تھیں, انہی کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں, تو ان کے بارے میں ہے کہ کچھ ملا ہی نہیں. تو جناب معاملہ جہاں بھی جائیں, جیسے بھی جائیں, آج کل بھی صورتحال اسی طرح سے چل رہی ہے, اور میں میڈیا کو ضرور کہوں گا کہ آپ ذرا سوچیں. دوسری جانب یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد بری ذمہ قرار پائی ہیں, ادھر سے چودھری پرویز الہی صاحب بری ذمہ قرار پائے, ان کو بھی دوبارہ گرفتار کر کے ڈی جی اینٹی کرپشن لے گئے ہیں اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں, اور وہاں پہ رکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں عدالت نے فیصلہ غلط دیا ہے, یہ مقدمہ بالکل صحیح تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھی جائیں گی. اور اب میں آپ کو ایک آرڈر پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا, یہ بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک سماعت کی ہے. شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے اور مراد اکبر کو ان کی بازیابی کے لیے درخواست ہے. تو محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ آئندہ سماعت پر ڈی جی رینجرز کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کروں گا. اب یہ ہو یہی رہا ہے کہ یہ فورسز کو استعمال کیا جا رہا ہے, وہ جاتے ہیں بندہ اٹھا لاتے ہیں, اور یہ کچھ ہوا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. جو عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا عدالت کے دروازے توڑ کے, کھڑکیاں توڑ کے, اور اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پھر عدلیہ کی دکانیں بھی بند ہونے والی ہیں. سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے بھائی کا یہ معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ لوگ پولیس اور رینجرز کی وردیوں میں بندے اٹھا رہے ہیں اور کسی کو پرواہ ہی نہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی حکم پر ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری اور یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن جو اصل مسئلہ تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں جو لوگ آئے وہ نہ سی ٹی ڈی کے نہ رینجر کے تھے, کنفرم کریں. جس پر ڈی آئی جی نے بتایا کہ جی بالکل ان میں سے کوئی نہیں تھے. یعنی کہ وردیاں کیا بازار میں دستیاب ہیں, کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے تو نہیں تھے لیکن وردیاں تو انہوں نے پہنی ہوئی تھیں, تو وردیاں کہاں سے آ رہی ہیں اور کون دے رہا ہے. یہ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے موقف اختیار کیے جا رہے ہیں. اور گاڑیاں اور افراد کا تعین ہو گیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر گاڑیاں اور افراد کا تعین ہو گیا ہے تو اس کے نتائج ہوں گے. اتنے لوگ جب سی ٹی ڈی اور رینجرز کی وردی میں آئیں گے تو یہ شیم فل ایکٹ ہے. محسن اختر کیانی کا کروڑوں روپے سیف سٹی پر لگ گئے, لوگوں کی ذاتی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن چور اور ڈاکیوں کو نہیں پکڑتے. یہ عدالت کا موڈ ہے. عدالت نے پوچھا کہ ڈی جی رینجرز وزارت دفاع سے کون ہے. عدالت نے ڈی جی رینجرز کو ذاتی حیثیت میں بھی بلا لیا اور انہیں شوکاز نوٹس ہم جاری کریں گے, اور اگر وہ ذمہ دار ہیں تو پھر ان کی وردی استعمال ہو رہی ہے تو یہ تو سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے. تو اب یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جی وردی تو ہماری تھی لیکن ہم نہیں تھے. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہوگی, کمزور بات کیا ہوگی. جسٹس محسن کیانی صاحب نے پوچھا
کہ وہ جعلی لوگ تھے, آپ نے پرچہ کیوں نہیں درج کیا؟ پولیس اور رینجرز کی وردیوں میں چوریاں ہو رہی ہیں کیا؟ یعنی کہ اگر وہ جعلی تھے تو پھر پرچہ کیوں نہیں کیا کہ جعلی لوگ لے گئے ہیں, کو فراڈ کیا کسی نے, وردیاں پہن کے آ گئے ہیں. اس حد تک یہ کیا جا رہا ہے جی. اور اس کے بعد جسٹس محسن اختیاری صاحب نے کہا اسلام آباد میں نہ آئی جی کو رہنے کا حق ہے نہ کسی اور کو. ڈی جی رینجرز کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی وردی اگر استعمال ہوئی ہے. لوگ پولیس اور رینجرز کی وردیوں میں بندے اٹھا رہے ہیں اور کسی کو پرواہ ہی نہیں. اور یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ عدالت نے پھر سیکٹری داخلہ ڈی جی رینجرز کو 5 جون کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں اور پوچھیں گے ہم کہ اسلام آباد میں اپنی وردیاں کیوں نہیں سنبھال سکتے. جسٹس کیانی نے کہا کہ آرڈر کا مقصد آئندہ اصلی وردی والوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اگر آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے تو آپ لوگ گھر چلے جائیں. اگر عمل درآمد نہ ہوا تو وزیر اعظم کو بلاؤں گا. تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے جی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.